Hi, myself Ranjan Nandi. Welcome to my channel Knowledge Brings Wisdom. आज मैं आपके लिए लाया हूँ 3 कीज टू फाइनेंशियल सक्सेस। 3 की कौन सा है जो कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ एंड सक्सेस को लेके आएगा। उसमें से पहला जो बोलना जा रहा हूँ वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आप लोग सुने होंगे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इतना यूज नहीं होता है यहाँ पे। नॉर्मली लोग कोई भी LIC कोई भी पॉलिसी कर लेते हैं, कोई भी साथ में जो इंश्योरेंस आता है उसी को ही यूज करते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस होता है स्पेसिफिक, जिसके लिए आपको पे करना पड़े ओनली फॉर आपका लाइफ। उसमें अभी एडिशनली आप एक्सीडेंट बेनिफिट्स भी ला सकते हो, आप अनफिट होने से भी एडिशनल बेनिफिट और भी ऐड कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ के लिए होता है। जो अगर आपको डेथ हो गया तो आपका जो नेक्स्ट जो फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आपको वाइफ, बच्चे, आपको पेरेंट्स, वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, तो उनका लाइफ को सिक्योर करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। इसके लिए टर्म इंश्योरेंस करना बहुत ही जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको कैसे करना चाहिए, कितना अमाउंट का करना चाहिए, उसका एक बेसिक आइडियाज मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो बेसिक आइडियाज क्या है, जैसे आपको एक टर्म इंश्योरेंस करना है तो आपको कितना अमाउंट के लिए करना है, तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए। जैसे आपका सैलरी जो है वो X है, जैसे 5 लाख अराउंड 5 लाख है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस अराउंड 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स होना चाहिए। तो आपका सैलरी अगर 5 लाख है तो आपका जो टर्म इंश्योरेंस का जो अमाउंट होना चाहिए, सम इंश्योर जो होना चाहिए, वो 50 लाख टू 1 करोड़ होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस को भी आप बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। जैसे आपका सैलरी बढ़ रहा है ना, तो साथ साथ में आप टर्म इंश्योरेंस को बढ़ा भी सकते हैं। आप पहले टर्म इंश्योरेंस जो लीजिए वो कम अमाउंट में भी ले सकते हैं। जैसे 50 लाख का ले लिए, तो आपका जैसे सैलरी बढ़ा तो उसको आप 1 करोड़ तक ले लिए, और सैलरी बढ़ा तो 1.5 करोड़ तक भी ले सकते, 1.5 करोड़ 2 करोड़। अब तो महंगाई भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका टर्म इंश्योरेंस आपका सैलरी भी बढ़ेगा, तो सब आपका इंश्योरेंस का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप 10 टू 20 टाइम्स के अंदर ही लीजिए। 50 लाख से 1, तो क्या आपको फाइनेंशियल कोई प्रेशर भी ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा टर्म इंश्योरेंस में ही पे कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियली प्रेशर भी नहीं पड़ना चाहिए। और कोई आपका फैमिली आपके जाने के बाद अगर आपको कुछ हो गया तो आपका फैमिली भी सिक्योर होना चाहिए। इसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस जो है अराउंड 10 टाइम्स लीजिए। और टर्म इंश्योरेंस के लिए आप डायरेक्ट इंश्योरेंस के ऑफिस भी जा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है तो आप इंश्योरेंस ऑफिस में डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो टर्म इंश्योरेंस के लिए वो है ICICI टर्म इंश्योरेंस। ICICI का प्रूडेंशियल है, LIC है, और मैक्स लाइफ है। कोई भी एक देख के, आप रिव्यूज देख के, कंसल्ट करके टर्म इंश्योरेंस एक जरूर लेना चाहिए। और ये टर्म इंश्योरेंस के एक है वो टैक्स बेनिफिट भी होता है। ETC में आप जो टैक्स भरते हैं, ETC में आपको ETC में जो 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें आपको टर्म इंश्योरेंस में भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये फायदा रहता है। तो अपना सेकेंड जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, मैं इंश्योरेंस के बाद फाइनेंस के साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना चाहिए और रिच बनना चाहिए, और कोई इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंस दिखता नहीं है सबको। लेकिन इंश्योरेंस को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अपने आप को इंश्योर ही नहीं करेंगे ना, तो कभी भी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकते हैं। जैसे टर्म इंश्योरेंस में क्या हुआ कि हम अगर जैसे हमको कुछ हो गया, कि हमारा कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो हमें पैसा मिल जाएगा, जिससे फैमिली सिक्योर हो जाएगी। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हमारा हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या हमारा फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में एक चीज था कि वो सिर्फ अब जो पेमेंट पे कर जो आदमी अर्निंग मेंबर है उसके लिए होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो
पूरा फैमिली के लिए ही, जो अर्निंग मेंबर है पूरा फैमिली के लिए ही उसको वो लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में कितना अमाउंट होना चाहिए, बेसिक जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर है कि आपको जैसे सैलरी है ईयरली 5 लाख, तो आपको अराउंड 1 to 2 टाइम्स लेना चाहिए अपने हिसाब से। 1 to 2 टाइम्स कितना हुआ, तो 5 लाख आपका ईयरली सैलरी है, तो 5 लाख to 10 लाख के अंदर आपको लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस एक लीजिए, 5 लाख का लीजिए, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो 2 लाख का लीजिए, नहीं ले पा रहे तो 1 लाख का लीजिए, कम से कम एक छोटा अमाउंट से लीजिए, तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज है, आपका पूरा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों को जो टेन्योर है वो अराउंड ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। वो जैसे आपका 60 से 65 ईयर्स तक आपको तो होना ही चाहिए। जब तक कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहता है तब तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस का टेन्योर होना चाहिए। जैसे आप 25 साल है तो आपको 60 से 65 ईयर्स तक रखना चाहिए। आपको 35 ईयर्स तो भी 60 से आपको 65 तो रखना ही चाहिए मिनिमम। 50 आपको अगर 45 से 50 तो आपको 70 तक भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 20 to 25 उम्र है तो आप 60-65 तक रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी एक अच्छी जगह से कंसल्ट करके रिव्यू लेके सही जगह से लेना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे लेटेस्ट बेनिफिट जो है वो है कैशलेस मेडिकल। आपको कोई भी चीज कैशलेस में भी कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। आपको पास इमीडिएटली कुछ पैसा नहीं हो और कुछ ट्रीटमेंट करना तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज है। तो हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंस के लिए, आपका फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। थर्ड है आपका रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड जो है कब चालू करना चाहिए, जब से आप पहले कमा रहे हो, जैसे आपने कमाना चालू किया तो पहले गोल क्या अचीव करना है कि आपका कुछ पैसा आपके हाथ में होना चाहिए, कि लिक्विडिटी होना चाहिए आपके पास पैसा। पहले आप लिक्विडिट कर दो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। 6 मंथ से, मेरे हिसाब से तो 6 मंथ से 2 ईयर तक जितना होना हो सकता है उतना आपका अपना को लिक्विडिट रखो, अपना पास पैसा रखो। जैसे अराउंड आप अगर कमा रहे हैं एक ईयर साल को 5 लाख करके, तो आपके पास अराउंड 6 मंथ कितना 2.5 लाख से 1 से 2 साल में 2.5 से 10 लाख जितना आप आपके पास लिक्विड रख सकते हैं। जैसे आप एफडी में रखो, एफडीज में रखो, लिक्विड फंड में रखो, शॉर्ट टर्म फंड्स में रखो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा फंड एफडी में रखने के लिए। 1 लाख का इंश्योर होता है तो वो आप एक बैंक में 1 लाख का एफडी रखिए, दूसरा बैंक में और 1 लाख का एफडी रखिए। तो अगर कुछ बैंक को प्रॉब्लम भी हो जाएगा 1 लाख का एफडी देने के लिए आपको बाउंड है, तो आपको 1 लाख का एफडी एक बैंक में रखे, 3-4 बैंक में 4 लाख का एफडी रख दिया, 3 बैंक में 2 या 3 अकाउंट में 3 लाख 2 या 3 लाख रख दिया, बाकी कुछ फंड लिक्विड फंड में रख दिए, कुछ फंड शॉर्ट टर्म अल्ट्रा फंड में रख दिया। तो आपके पास 2.5 लाख से 10 लाख अराउंड, जितना कम से मैं हमेशा कहूंगा आप कम से शुरुआत कीजिए। 2 लाख से शुरुआत कीजिए, 3 लाख बाद में रखिए, बाद 4 लाख आपका सैलरी बढ़ेगा, थोड़ा सा ऐड कीजिए धीरे धीरे। आपका हाथ में पैसा हमेशा होना चाहिए। आपके घर में भी हमेशा आपके पास आपके पास आपका 1 महीने का सैलरी का अराउंड आपके पास कैश होना चाहिए घर में भी। और आपके पास आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इमीडिएटली पैसा निकालने के लिए लिक्विड फंड, फिक्स डिपॉजिट में 1 ईयर से 2 ईयर, 6 मंथ से 2 ईयर तक जितना ज्यादा पैसा रखें उतना अच्छा। ये सब करने के बाद रिटायरमेंट में आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने सैलरी कमाना चालू कर दिया, सीधा रिटायरमेंट के लिए कोई भी डायरेक्ट पीपीएफ में पैसा रखना चालू कर दिया, तो आपके पास कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा ना हो। ये इमरजेंसी फंड बोलते हैं सर इसको। इमरजेंसी फंड जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए 2 ईयर तक रहता है। जितना लंबा रखेंगे आपका पास उतना सिक्योर आप रहेंगे। ये जो मैं फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहा हूँ ना, ये इसमें ज्यादा मेरा फोकस है सिक्योर होना।
लोग अपने आप को सिक्योर बिना करके ही कहीं ना कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने आप को सिक्योर रखना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उसके बाद रिटायरमेंट फंड के लिए पैसा जो है उसको आप टैक्स सेविंग में मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप टैक्स सेविंग में ऐड कीजिए उसको। टैक्स सेविंग जो आपका इनकम टैक्स में आपको पड़ता है, अगर आप 5 to 10 लाख पैकेज में आते हैं, अगर 5 लाख के अंदर ही आते हैं आप, तो आपको टैक्स सेविंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स सेविंग आपको ऐसे भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप 5 लाख के अंदर आते हैं तो डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा फंड देख के मल्टी कैप या लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 5 to 10 लाख पैकेज में आते हैं या उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स सेविंग करना है। तो रिटायरमेंट फंड में आपको म्यूचुअल फंड का SIP करना है, और बाकी आपको जो टैक्स सेव करना है, वो टैक्स सेव करना है उसको भी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल रिटायरमेंट के लिए रखिए। आपका इमरजेंसी फंड के बाद आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए आपका रिटायरमेंट फंड। हाँ, उसके बीच में आपको और जो गोल्स आते हैं, जैसे आपको कार खरीदना है, आपको ये सवाल आ सकता है माइंड में कि मेरे को तो रिटायरमेंट फंड से पहले कार खरीदना है, मेरे को पहले घर खरीदना है, मेरे को पहले शादी करना है, बच्चे के लिए खर्चा करना है। ये सब बाद में, ये सबसे पहले आप पहले देखिए कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसको पहले सिक्योर कर दीजिए। आपका रिटायरमेंट को पहले सिक्योर कीजिए। आपका रिटायरमेंट को पहले सिक्योर करने के बाद नेक्स्ट आप आइए आपका बच्चे चाइल्ड का एजुकेशन, उसको सिक्योर कीजिए, चाइल्ड का मैरिज को सिक्योर कीजिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़े, आप कर पा रहे तो ही जाके होम लोन और कार लोन में जाइए। और मैं जो बोलूँगा, होम लोन कार लोन को अवॉइड कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो, अगर आप इफ यू आर फीलिंग दैट आप रिटायरमेंट को सिक्योर कर रहे हैं, आप चाइल्ड एजुकेशन को सिक्योर कर रहे हैं, आप चाइल्ड मैरिज को सिक्योर कर रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, इमरजेंसी फंड है 2 साल के लिए, तब जाके आप होम लोन और कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी आपका खुद का होता है। नहीं तो आपके होम लोन और कार लोन में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। और टैक्स सेविंग के लिए मैं एक सिंपल फंड आपको बोलूँगा, क्योंकि वो इजी रहेगा। आपका टैक्स सेविंग की नॉर्मली EPF सैलरी जो पर्सन होता है EPF होता है, बच्चे जो पढ़ते हैं उसकी ट्यूशन फीस रहता है, वो भी टैक्स सेविंग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फंड रहता है, नेक्स्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो म्यूचुअल फंड का ELSS में करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है कि ELSS में थोड़ा रिस्क लग रहा है, तो आप ELSS में धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। 50 से 70% तक इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी जो 50 से 30% है वो उसको आप PPF में अगर लड़की उसको करने में कीजिए। तो आपको दोनों तरफ का सिक्योरिटी मिला, आपको डेप्ट भी हुआ, आपको डेप्ट फंड का भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट हुआ, और उसके बाद आप और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका सेविंग जो आपका जो खर्चा जो रहता है रेगुलर मंथली खर्चा के बाद आपको और कुछ पैसा सेव कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में ऐसे कीजिए। तो इससे करने से आप अपना रिटायरमेंट तक एक सिक्योर हो सकते हैं, और आपका रिटायरमेंट बहुत ही आपका कैरियर, आपका लाइफ लॉन्ग आपका जर्नी जो है, लाइफ का जीवन का जर्नी जो है वो बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। आपको फैमिली का भी चिंता नहीं रहेगा, आपका हेल्थ का भी रिलैक्स रहोगे, और आप रिटायरमेंट का रिलैक्स रहोगे, और आपका चाइल्ड का एजुकेशन के लिए भी रिलैक्स रहोगे। मैं चाहता हूं कि लोग अवेयर रहें अपना फाइनेंस को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सारा मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसको अवॉइड करें। फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रहते हैं, उनको कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू बार बार कराइए, डिस्कस कीजिए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए। कहीं पे भी कुछ भी, जैसे कहीं भी पैसा है तो लैंड खरीद लिया, इमीडिएटली घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, ऐसा मत कीजिए। प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू से आपका अगर खर्चा करेंगे तो पैसा जो है ना, लगता है कम पड़, बहुत इतना भी कमाओ लगता है कम पड़ रहा है, पैसा कम नहीं पड़ता दोस्तों, हमारा प्लानिंग कम पड़ रहा है। हमारा प्लानिंग को अगर हम ठीक कर देंगे ना, तो पैसा कभी भी कम नहीं पड़ेगा। और उसके साथ में मेरा ये व्यू रहेगा कि आप पासिव इनकम के बारे में सोचिए। पासिव इनकम क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी
एक डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही काम का और ज़रूरी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।